Hello student, welcome to BSEP Academy online classes. Dear student, in your chapter organizing in part 9 in this video, I am going to discuss about some useful tips to understanding the delegation and centralization and decentralization. आपको कुछ टिप्स बता रहा है कि कैसे आप समझेंगे उसको, और डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बीच क्या डिफरेंसेस होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. यूजफुल टिप्स में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटिव टर्म्स, दोनों एक रिलेटिव टर्म्स है. कैसे? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वुड इम्प्ली कंसंट्रेशन of all decision making function at the apex of the management hierarchy. क्या है कि जब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होता है तो उसमें सारे मैनेजरियल डिसीजंस जो होते हैं वो सारे एक ही व्यक्ति के एपेक्स, मतलब जो अपेक्स अथॉरिटी है, मतलब जो टॉप अथॉरिटी है, उसी के हाथ में सारे के सारे डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी उसके पास रहता है. तो उसको कहते हैं हम कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कहते हैं. सच ए सिनेरियो वुड obviate the need for a management hierarchy. On the other hand, complete decentralization would imply the delegation of all decision making functions to the lower level of the hierarchy, and this would obviate the need for higher managerial positions. Both the scenarios are realistic. इसमें क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग का जो फंक्शन है, जो अथॉरिटी है, वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक की पास अथॉरिटी होती है. मतलब उसमें हिरार्चियल जो मैनेजरियल जो डिसीजंस होते हैं वो लोअर लेवल तक हिरार्ची तक जाते हैं. हिरार्ची मतलब जो मैनेजमेंट का जो फॉर्म है, किस फॉर्म में है मैनेजमेंट, उस हायरार्की लेवल तक वो सेटिस्फाई करता है अथॉरिटी. एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज. अब आपको बताते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि या तो वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो जाए या कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए. मतलब न तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीटली वो सेंट्रलाइज हो सकता है, मतलब सारे के सारे अथॉरिटी अपने पास रख सकता है, ठीक है, और न ही वो सारे के सारे अथॉरिटी सबको सौंप सकता है, ठीक है ना. तो जैसे एक फैमिली की बात करें तो एक फैमिली में एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं. तो जो हेड ऑफ फैमिली होता है उसको ओवरऑल उसके पास अथॉरिटी होती है, डिसीजन का फाइनल डिसीजन उसी के हाथ में होता है. लेकिन फिर भी वो कुछ अथॉरिटी, जैसे जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके मिसेस के पास कुछ अथॉरिटी होगी, कुछ अथॉरिटी अपने बच्चों को दिया रहता है, लेकिन सारा ओवरऑल अथॉरिटी नहीं उनके पास दिया रहता है. क्योंकि अगर सब अथॉरिटी अगर उसको दे दे, अपने पास न रखे, तो इतनी से वो जीरो हो जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगी, डिस्प्यूट का पोजीशन आ जाएगा और वो अपने अथॉरिटी का अनर्गल यूज करना शुरू करेंगे या मिसयूज करना शुरू कर देंगे. जब अथॉरिटी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज भी नहीं हो सकती है और अथॉरिटी पूरी तरह से सेंट्रलाइज भी नहीं अच्छी है कि एक ही आदमी के जब सब कुछ हो रहेगा, एक ही आदमी के पास रहेगा, डिसीजन मेकिंग उसी के हाथ में रहेगा, सब कुछ अथॉरिटी उसी के पास रहेगा, तो बाकी के लोग इफिशिएंटली अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, इफेक्टिवली अपना वर्क नहीं कर पाएंगे और अपने वर्क के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो पाएंगे, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं आ पाएगी उनकी. तो इसी को देखते हुए एज इट ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे देयर इज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजंस मेकिंग. और जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता जाता है, जैसे अब बात करें एक छोटे से दुकानदार की, शॉपकीपर की, एक शॉपकीपर जब एक बड़ा सा दुकान खोल ले तो अब क्या हो जाएगा उसके पास, अब अकेले तो उसके काम का है नहीं, तो अपने साथ कुछ असिस्टेंट रखेगा, कुछ मैनेजर रखेगा, ठीक है.
कुछ एम्प्लॉयज को रखेगा, तो कुछ एम्प्लॉयज को रखेगा तो कुछ उनको अथॉरिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह की चीजें हैं। Hence, there is a need for a balance between these coexisting forces. इसलिए दोनों के बीच में एक क्या बनाते हैं हम, coexisting forces को हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस बना कर चलते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। कभी कभी लोग डेलीगेशन को और डिसेंट्रलाइजेशन को एक ही चीज समझ जाते हैं। ये सबसे बड़ी ये यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। क्या है कि बेसिस नेचर और इसेंशियलिटी उसका प्रकृति और उसकी आवश्यकता है। डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन इज ए मैंडेटरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। डेलीगेशन क्यों करते हैं? डेलीगेशन में एक ऐसा मैंडेटरी है, एक ऐसा काम है, एक ऐसा वर्क है कि इसको अब एक ही व्यक्ति सारे काम को नहीं कर सकता। जैसे एक ही टीचर क्लास भी ले, एक ही टीचर प्रिंसिपल का भी वर्क करे, एक ही टीचर फीस भी एक्सेप्ट करे, एक ही टीचर डिसिप्लिन भी मेंटेन करे, तो एक ही आदमी सारा वर्क नहीं कर सकता। इसलिए वहां पे डेलीगेशन की इसेंशियलिटी बढ़ जाती है। तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि नो एनी पर्सन कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। अपने हाथ से सारे, अपने स्वयं वो कोई टास्क, सारे टास्क नहीं कर सकता। ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिएशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल है, ऑप्शन है कि हमारे पास इतने लोग हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा वर्क सबको दे दें तो सारे लोग मिलके जल्दी से वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, ये अब उस टॉप मैनेजमेंट के डिस्क्रिएशन के बात है कि वो कैसा चाहता है, किस तरह का वो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है जहां पे इंटरफियरेंस होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। फ्रीडम ऑफ एक्शन, द सुपीरियर एक्सरसाइजेज मोर कंट्रोल ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट टू हुम अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, हेंस लेस फ्रीडम टू मेक डिसीजन। तो अब क्या होता है, जब हम अथॉरिटी डेलीगेशन में क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये डेलीगेशन है। तो जब हम डेलीगेशन के प्रोसीजर में जब अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है कि हम उनके परफॉर्मेंस को क्या करें, कंट्रोल करें। ऐसे देयर इज अ ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन ड्यू टू लेस कंट्रोल बाय द टॉप मैनेजमेंट। और जब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तो अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक चली जाती है। इसलिए अब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर सारे डिसीजंस नहीं होते हैं, तो इस तरह से वो फ्री हो जाते हैं। कभी कभी इस डिसेंट्रलाइजेशन के केस में कभी कभी वो अपने अथॉरिटी का मिसयूज भी करते हैं। स्टेटस डेलीगेशन इज ए प्रोसेस फॉलोड बाय शेयर टास्क एंड अथॉरिटी। वर्क और अथॉरिटी दोनों का शेयरिंग होता है, मतलब जहां उसको कोई वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस वर्क के साथ उसको वर्क को करने के लिए अथॉरिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज आउटकम द पॉलिसी डिसीजन टेक्स प्लेस टेकन बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये पॉलिसी डिसीजन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है। Scope, parties involved. The scope of delegation is narrow as it is confined to a superior and his immediate subordinate. When we delegate authority, we multiply by 2. तो यहाँ पर क्या है कि जो डेलीगेशन का जो स्कोप है वो काफी नैरो है, मतलब काफी सूक्ष्म है, जिसमें आगे की चीजों को नहीं बताता है कि अथॉरिटी मल्टीपल ऑफ 2, मतलब एक आदमी अपने नीचे दो है, उसके नीचे तो दो को अपना वर्क क्या कर दिया, दो को वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये अथॉरिटी दे दिया, वो डेलीगेशन हो गया। लेकिन उनके परफॉर्मेंस और वो अथॉरिटी का मिसयूज और यूज के बारे में जो चीजें हैं, ये इसका डिसेंट्रलाइजेशन में इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि द स्कोप एज इट इन्वॉल्व एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन।
यहाँ डेलीगेशन है तो यहाँ पर डेलीगेशन का एक्सटेंशन है, यहाँ पे विस्तार है कि आपको ये वर्क दिया जा रहा है, आपको ये वर्क करना है और इतने समय में करना है और इस तरह से करना है और इस वर्क के अच्छा या अच्छा न होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये तरह है जैसे आपके गार्जियन कहते हैं मैंने फीस जमा कर दिया, आपको पढ़ाई करना है, आपको 90% नंबर लाना है एट एनी रेट, तो और आप जो कहेंगे वो मैं आप कोचिंग क्लासेस करेंगे, कोचिंग क्लासेस आपको अलाउ करेंगे, आप जो बुक्स चाहेंगे, कॉपी की जरूरत होगी, सारे बुक्स पेन पेंसिल जो भी स्टेशनरी है सब कुछ प्रोवाइड करेंगे बेटा, लेकिन आपको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको 90% से अब मार्क लाना है। तो अब जब आपको इतनी चीजें अथॉरिटी आपको मिल गई और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई कि आपको 90% लाना है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि आप 90% से अब मार्क्स लाएं, क्योंकि वो आपको सारे अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आप उसका यूज करिए। Next है purpose significance. Its purpose is to reduce or lessen the burden of the manager so that they can devote greater time and attention on important matters. तो ये डेलीगेशन क्यों करते हैं? क्योंकि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो अपने वर्क का जो बर्डन है वो कम करके उस अपने बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पर सोचने के लिए उसको टाइम मिल जाएगा, जब उसको उसके वर्क के लोड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जो डेलीगेशन का प्रोसेस होता है ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने वर्क लोड को कम करके अपने सबऑर्डिनेट में वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, ताकि उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा अपने वर्क को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने के लिए। Its purpose is to increase the role and autonomy or freedom of action of lower level of managers. इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य ये होता है कि जो हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जिम्मेदारी महसूस हो और वो अपने और उनके पास अथॉरिटी हो जिससे कि वो तुरंत इमीडिएट और रैपिडली डिसीजन ले, क्विक डिसीजन ले और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक है, तो इस तरह के ये आपके डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछता है। डिफरेंस में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें से जरूर एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछता है, इसलिए आप इसको थॉरोली अपने कॉपी में नोट मेकिंग करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।